जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस कानून को ऐसा बना दिया गया है समय दर समय, 1954 से अगर मैं शुरू करूं, और उसके बाद समय दर समय इसको जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है उसको ऐसे चेंज कर दिया जाता है, मन मुताबिक तरीके से ऐसे चेंज कर दिया गया कि कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के केस, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे उसको भी बदल दिया गया, सिर्फ कि वक्फ बोर्ड की जो अथाह उनको पावर्स मिली हुई हैं वो उनकी अथाह जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो एज इट इज़ बनी रहें। और अगर हम इसको वाकई में वक्फ एक्ट को अध्ययन करेंगे और जो उसके अमेंडमेंट्स का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा जो संविधान है, जो संविधान मतलब जो बराबरी के अधिकार की बात करता है, जो ये कहता है कि इस देश में रह रहे सारे लोगों को एक समान अधिकार है, उन अधिकारों की मतलब पूरे तरीके से अवहेलना करता है ये वक्फ एक्ट। तो शायद इसीलिए इसमें विवाद होते रहते हैं। इसमें जब भी कांग्रेस के अलावा कोई भी गवर्नमेंट आती है, जैसे मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई तो एक बर्नी कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट की गई थी जो इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, तो उस बर्नी कमेटी की रिपोर्ट को डिसअप्रूव कर दिया गया क्योंकि वो उसने पूरी फखरुद्दीन अली अहमद ने ये कमेटी बनवाई थी। तो वो पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट जो है इसलिए बनाई गई थी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज थी उसके लिए बनाई गई थी, पूरी तरीके से वो रिपोर्ट की गई थी। तो समय दर समय जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे 1954 से तो ये समझ में हम सबको आ जाएगा कि क्यों इस पर इतना विवाद होता है। वैसे जब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि मैं जानना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड है क्या एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है और ये कैसे मतलब अस्तित्व में आया, कब बना? देखिए, वक्फ का एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि अल्लाह की संपत्ति, खुदा की संपत्ति। 1954 में मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसी अच्छे आशय से, किसी अच्छे संदर्भ में इसकी स्थापना की होगी, क्योंकि ये स्थापना इसलिए हुई थी कि जो भी मुस्लिम की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनका एक सही से रख रखाव हो सके, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जब भारत से पाकिस्तान चले गए तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड ने एक्वायर किया, वक्फ बोर्ड ने लिया या वक्फ बोर्ड को उन्होंने दान कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि कम से कम हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही हाथों में रहेंगी। और वक्फ बोर्ड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि आप जमीनें हथियाइए, आप एक समय में ऐसा हो जाइए कि आप सबसे बड़े संपत्ति के मालिक हो जाए। आपका वक्फ बोर्ड का निर्माण इसीलिए हुआ था कि जो भी मुस्लिम लोगों की संपत्तियां हैं, जो लोग देश से बाहर चले गए या जो देश में रह रहे हैं, वो भी अगर आपको कोई संपत्ति दान कर रहे हैं तो आप उसमें कोई नेक कार्य करिए, कोई मुस्लिमों के जो उनके धर्म के कार्य होते हैं या फिर और भी आप उसमें मदरसे बनवाइए या फिर और मस्जिदें बनवाइए, जो भी धर्म के कार्य होते हैं, जो भी नेक काम होते हैं मुस्लिमों के लिए, वो आप करिए। लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे 2009 में अगर हम देखेंगे तो इनके पास 4 लाख एकड़ जमीनें थी, आज 2024 में 8 लाख एकड़ जमीनें हैं। तो सिर्फ देखिए कैसे विकास जो है वक्फ बोर्ड का हो रहा है। मैं अभी एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें ये है कि जो रेलवे बोर्ड है और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके बाद 8 लाख एकड़ जमीनें हैं पूरे देश में। और ये 2009 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 लाख एकड़ थी। 2009 से आज केवल 15 सालों में डबल हो गई जमीनें। तो ये कहाँ से हो रही हैं डबल जमीनें? तो यही एक मसला जो, इसलिए ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि जो अथाह अधिकार वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है वक्फ एक्ट के तहत, उन अधिकारों को क्योंकि वो संविधान की पूरी तरीके से अवहेलना है। आप बताइए कि किसी भी कानून को या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे नॉर्मली जब कोई जजमेंट आता है उसको हम लोग हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं या चैलेंज कर, वक्फ के जो ट्रिब्यूनल के फैसले उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, सेक्शन 6 जो वक्फ का है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल की बनाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर कोई भी वक्फ से रिलेटेड कोई भी संपत्ति का कोई विवाद आता है तो वक्फ बोर्ड ही कोई ट्रिब्यूनल एक है, वक्फ ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करेगा और वो जो ऑर्डर देगा वक्फ ट्रिब्यूनल वो फाइनल होगा, आप उसको कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये बताइए ये कौन सा कानून है कि जो किसी कानून को, या फिर हम सब जानते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई हमारे ऑर्डर आया, हमारे अगेंस्ट आया, हमारे फेवर में, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर मान लीजिए ऑर्डर नहीं समझ में आया तो हमको रिव्यू, क्यूरेटिव पिटीशन, हमारे सारे अधिकार हमारे पास होते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप वक्फ की संपत्ति है, और वक्फ की संपत्ति भी कैसे है, अगर मान लीजिए आज आपका ये घर है, कल को वक्फ बोर्ड ने कोई एक
जो उनका रूल होता है सेक्शन 4 और 5 के तहत, उन्होंने कोई सर्वेयर भेज के और इसकी सर्वे करा लिया, सर्वे ठीक है। करा के ये बोल दिया कि नहीं नहीं ये संपत्ति तो वक्फ की है, तो वो संपत्ति अब उनकी हो गई। सेक्शन 40 में ये उनके पास अधिकार है कि अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस बिलोंग्स टू वक्फ प्रॉपर्टी, तो वो फिर उनकी हो गई। ना इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल भी उन्हीं का है। हाँ। तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर वो डिसीजन दे दिया नहीं नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक आप समझ लीजिए कि अंधा कानून जैसा जो एक शब्द था, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला वो कहावत थी, तो अंधेर नगरी और ऐसा कानून है कि आप जो है, जैसे अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी ना जिसमें कहता है हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती, तो वक्फ का ये है टैगलाइन कि भैया इन्होंने जिस पे हाथ रख दिया, मतलब वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, मतलब एक बार जिन्होंने जहाँ जिस संपत्ति पर हाथ रख दिया, जैसे पुराने माफिया होते थे, आप मूवीज में देखते होंगे कि कोई माफिया अगर किसी बस्ती में चला गया, उसने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा मॉल बनेगा या हमारे ये बस्तियाँ उजाड़ के और हम इसको कॉलोनी में काटेंगे, तो वही संपत्तियाँ आज वक्फ के पास हैं।